हेलो स्टूडेंट। तो आपका आज फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। आज हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए की स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा आज डीएनए की स्ट्रक्चर। देखो, डीएनए के बारे में सर्वप्रथम किसने खोजा था और किसने इसके बारे में बताया था। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज? डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की हम लोग बात करेंगे। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले दो वैज्ञानिक आते हैं। एक तो आता है आपका रोजलिन, एक तो कौन आता है? रोजलिन। और दूसरा आता है फ्रैंकलिन। रोजलिन व फ्रैंकलिन ने एक विधि है, कौन सी विधि? एक्सरे विवर्तन। एक्सरे विवर्तन विधि के द्वारा डीएनए का अध्ययन किया था। डीएनए का अध्ययन किया था किसने? रोजलिन व फ्रैंकलिन ने। इसके अलावा दो वैज्ञानिक और आते हैं। एक आता आपका वाटसन और दूसरा होता आपका फ्रांसीसी क्रिक। इसका पूरा नाम होता है जेम्स वाटसन और इसका पूरा नाम होता है फ्रांसीसी क्रिक। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्रिक। इन्होंने कब? 1953 में। कब? 1953 में। वाटसन और क्रिक में सन 1953 में जो डीएनए होता है इसका कौन सा मॉडल दिया था? द्विकुंडलित मॉडल दिया था। द्विकुंडलित मॉडल किसने? वाटसन व क्रिक ने। और कौन सा मॉडल दिया था? बी डीएनए का या बी मॉडल दिया था। इन्होंने द्विकुंडलित मॉडल दिया था और कौन सा दिया था? बी मॉडल दिया था। ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रोजलिन व फ्रैंकलिन था, इन्होंने एक्सरे विवर्तन के आधार पर डीएनए का अध्ययन किया था। उसके बाद में दो वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में द्विकुंडलित डीएनए या द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था डीएनए के बारे में। उसके बाद में हम लोग देखो आज डीएनए को बनाकर देखते हैं डीएनए कैसा होता है, ठीक है ना। डीएनए की संरचना बनाकर दिखाता हूं आपको डीएनए कैसा होता है। देखो, मैंने आपको बताया था डीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है? एक पेंटोज शुगर होती है। कौन होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर? पेंटोज शुगर होती है। तो 4 शुगर में इधर बना लेता हूं, 4 शुगर में उधर बना दूंगा, ठीक है। 4 शुगर में इधर बना देता हूं और 4 शुगर में उधर बना दूंगा। ये बन जाएगी इसकी अपोजिट। इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये बन जाएगी इनकी अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। देखो, 4 शुगर मैंने इधर बना दी और 4 शुगर इधर बना दी। 4 शुगर बना दी मैंने इधर। इधर क्या आता है? नीचे की ओर OH आता है, ठीक है। H H डीएनए की बात कर रहे हैं भाई, डीऑक्सी राइबोज शुगर लेंगे और आरएनए की बात करते तो राइबोज शुगर लेते। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लगाया मैंने? H लगाया। अगर आरएनए की बात करते तो यहाँ पे क्या लगता? OH लगता। इधर फिर हम वो जोड़ेंगे, अपना नाइट्रोजनी बेस जोड़ेंगे। फिर इधर देखो, बंद बनाना मैंने आपको सिखाया था। इधर क्या आएगा? CH2 फॉस्फोरस और डायरेक्ट इसे जोड़ दो। CH2 फॉस्फोरस और इसको डायरेक्ट जोड़ दो भाई। इधर वो O वाला वो बंद, वो दिखाने की जरूरत अब हमें नहीं है। CH2 इधर फॉस्फोरस और इसको डायरेक्ट जोड़ दो। हमें पता है भाई इधर कैसा बंद होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है। कैसा बना होता है?
इधर फॉस्फोरस होता है, इधर भी और इधर भी इस तरीके से जुड़ा होता है, तो एक एस्टर जैसी संरचना बनती है, इसलिए दो एस्टर बनते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। देखो COC या फिर ROR, इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। R का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है ना, मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी हो जाएगी, कोई भी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, इसलिए हम इसको छोड़ो। हाँ, एस्टर इसीलिए बोलते भाई यहाँ पे दो एस्टर बनते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, क्योंकि POC और POC, ठीक है। हाँ, फिर इधर भी देखो, इसको भी मिला देते हैं, इधर CH2 फॉस्फोरस और बंद बना दो, CH2 फॉस्फोरस और ये वाला बंद बना दो, CH2 फॉस्फोरस और ये वाला बंद ऐसे बना दो, ठीक है। एक श्रृंखला ये हो गई, एक श्रृंखला ये वाली हो गई। फिर इनके अंदर ये खाना पूर्ति कर देते, इधर H, इधर H, और इधर कौन रहेगा आपका, CH2OH रहेगा, ठीक है। हाँ, फिर इधर भी देखो, इसकी खाना पूर्ति कर देते, HOH, H और H, ठीक है। हाँ, अब देखो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे कोई सा भी नाइट्रोजनी क्षारक ले लेते, जैसे मान लो मैंने इधर जोड़ दिया एडिनिन, जोड़ दिया, कौन सा जोड़ दिया, एडिनिन। तो मैंने आपको पहले बताया कि एडिनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, एडिनिन हमेशा जुड़ेगा एडिनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमीन से, किससे जुड़ेगा, थाइमीन से, और कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा, डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा। एडिनिन को हमने किससे जोड़ दिया, थाइमीन से जोड़ दिया, कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा, डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा। वैसे इधर देखो थोड़ी ऊपर नीचे हो गई श्रृंखला, वो अलग बात है। इधर मैं ले लेता हूँ ग्वानिन, और ये ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़ेगा किससे, साइटोसिन से जुड़ेगा। ये बातें हम लोगों ने पहले बता ली है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है ना। और एडेनिन हमेशा थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ेगा। ये बातें हम लोगों ने पहले ही कर ली। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ C है, ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन आ गया, ठीक है। और इधर मान लो थाइमीन, तो इधर डबल बॉन्ड कौन आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये बन जाती है आपके डीएनए की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जिस तरफ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं उस साइड से हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5 नंबर। तो ये वाला सिरा तो कौन सा हो जाएगा, 5 डेज सिरा। वैसे इधर देखो 1 2 3, तो ये वाला सिरा कौन सा हो जाएगा, 3 डेज सिरा हो जाएगा। कौन सा सिरा हो जाएगा, 3 डेज सिरा हो जाएगा। वैसे इधर देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला सिरा कौन सा हो जाएगा, 5 डेज सिरा, ठीक है। वैसे इधर देखते हैं 1 2 3, तो इधर ये वाला कौन सा सिरा हो जाएगा, 3 डेज सिरा। भाई नंबरिंग किधर से करनी है सर, नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जिस साइड में हमारे क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं। उस साइड से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाती है आपके द्विकुंडलित डीएनए की एक संरचना। द्विकुंडलित मतलब देखो एक श्रृंखला इधर और एक श्रृंखला इधर, ठीक है। तो डीएनए में कितनी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। कितनी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, डीएनए हमेशा और हमेशा 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक इधर है, एक इधर है, और ये श्रृंखलाएं कौन सी है, अब देख लेते हैं हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं कि ये जो मॉडल है बी डीएनए वाला जो मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो ये कितनी, इसमें कितनी 2, ठीक है ना, इसमें 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसमें 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है,
श्रृंखलाएं होती है जिनकी ध्रुवणता अलग अलग होती है। ठीक है ना भाई, जो भी डीएनए होगा उसके अंदर क्या होगा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होगी, एक इधर वाली और इधर वाली, इनकी ध्रुवणता अलग अलग होती है। सर अलग अलग ध्रुवणता कैसे, देखो एक तो इधर इसका क्या है 5 डेज और इधर क्या है 3 डेज है, और जबकि इसका देखो क्या आ रहा है, इधर 3 डेज आ रहा है, इधर 5 डेज आ रहा है, दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की विपरीत हो गई। तो अलग अलग कैसे है, एक तो कौन सी होती है 5 डेज से 3 डेज, ठीक है ना ध्रुवणता, और एक ही क्या होगी 3 डेज से 5 डेज, ये हो जाएगी इसकी ध्रुवणता। फिर हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो डीएनए होता है उसका आधार भाग कौन बनाता है, देखो सबसे बाहर की तरफ कौन है, फॉस्फेट ग्रुप है ना, ठीक है ना, जो आपकी पेंटोज शर्करा है उससे जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप बनाएगा, कौन बनाएगा, फॉस्फेट समूह बनाता है। ठीक है ना, डीएनए का आधार भाग कौन बनाता है, पेंटोज शर्करा से जुड़ा हुआ फॉस्फोरस समूह या पीजी ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप बनाता है। ठीक है ना, जबकि कौन अंदर की ओर कौन है, जो इसके कौन होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, वो कहां होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, जबकि नाइट्रोजनी क्षारक शॉर्ट में लिख देता हूं एन बेस अंदर की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम लोग इसकी। ठीक है ना, कि जो डीएनए होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है जिनकी ध्रुवणता अलग अलग होती है, एक की 5 डेज से 3 डेज होगी, जबकि एक की 3 डेज से 5 डेज होगी, दोनों की ध्रुवणता अलग अलग होती है। जबकि इधर देखो कि जो इसका आधार भाग है या फिर बाहर वाला भाग कौन बनाएगा, फॉस्फेट ग्रुप बनाएगा, फॉस्फेट समूह बनाएगा, जबकि अंदर वाला भाग, ठीक है ना, जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो कहां होते हैं, डीएनए के अंदर की ओर होते हैं, उनका बाहर की तरफ कोई भी भाग नहीं होता। जबकि जो पेंटोज शुगर आ जाएगी वो कहां पे आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इधर देखो, इधर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। डीएनए में देखने पर ऐसा दिखाई देता, कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे दक्षिण की ओर घूमता है। तो जो ये बी डीएनए वाला मॉडल होता है या फिर ये जो मॉडल होता है इसका कुंडलन, ये घूम रहा है ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कुंडलन बोलेंगे। तो इसका कुंडलन कैसा होगा, इस मॉडल के डीएनए का कुंडलन दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज होता है। इस डीएनए का कुंडलन कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। इस तरीके से ये घुमा हुआ रहता है कि दक्षिण की ओर घूम रहा है। देखो, अरे घड़ी होती है, घड़ी का सुइया देखो ऊपर से नीचे की ओर घूमता है। ठीक है ना, तो जो आपके 12 होते हैं उनको किधर कर दो, नॉर्थ कर दो, तो क्या कैसा हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो जो ये डीएनए होता है ये भी घड़ी ऐसे घूमती है ना, अपना सुइया ऐसे घूमते है, तो इसके अंदर भी कैसे घुमा होता है, इस तरीके से क्या घुमा होता है, डीएनए घुमा हुआ होता है। ये देखो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, फिर हम लोग बात करते हैं डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होती है, इसकी होती है 34 एंगस्ट्रम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम, और 3.4 नैनोमीटर बोल सकते हैं, 3.4 नैनोमीटर। सर एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस का 9 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 मीटर बराबर 10 की पावर माइनस का 9 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है ना, तो मैं बोल दूं 4 नंबर पॉइंट, ये बोल सकता हूं कि इस कुंडलन में या फिर इस मॉडल में डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई
34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, जो ये मॉडल है इसके अंदर एक कुंडलन को इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं हेलिक्स। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, हेलिक्स। तो इस मॉडल में डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है। फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर पॉइंट देखते कि भाई यहां से लेकर और यहां तक मतलब एक जो कुंडलन होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, क्षार युग्म। अरे मैंने बताया था ये भी क्या है, एक नाइट्रोजनी क्षारक और ये भी क्या है, एक नाइट्रोजनी क्षारक। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक युग्म बना लिया, एक जोड़ा बना लिया। तो इसके अंदर कितने पाए जाएंगे, इसके अंदर मतलब कि एक कुंडलन के अंदर कितने क्षारक युग्म पाए जाएंगे, नाइट्रोजनी क्षारक युग्म पाए जाएंगे। तो बता सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर देखो एक इस तरीके से सामने की ओर 3 4 5 6 7, फिर वापस ऐसे 8, फिर 9 और 10। ठीक है ना, इस मॉडल का जो एक हेलिक्स होता है, एक कुंडलन होता है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं या फिर 10 क्षारक युग्म होते हैं। एक कुंडलन में 10 क्षारक युग्म, या फिर अकेले को देखिए एक तरफ से तो क्षारक युग्म या न्यूक्लियोटाइड वैसे तो 20 हो गए ना, होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक कुंडलन में कितने क्षारक युग्म पाए जाते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं भाई इसकी पूरे की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है या फिर 3.4 नैनोमीटर है। जो पूरा कुंडलन है, एक पूरे कुंडलन की लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। तो मैं बात कर लू 6 नंबर पॉइंट कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, यहां से लेकर यहां तक इनके बीच की दूरी कितनी होती है भाई, 34 है और टोटल 10 है, तो 10 का भाग दे तो कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, टोटल 34 एंगस्ट्रॉम का, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो मैं ये बोल सकता हूं 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। उसके अलावा देखो 7 नंबर पॉइंट में बताता हूं आपको कि एडेनिन हमेशा विशेषताओं की बात करें कि इस मॉडल की जो डीएनए होता है, वह डीएनए की संरचना हम लोगों ने देखी और इस डीएनए की संरचना की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है ना, उनकी बात करें तो 7 नंबर विशेषता में आपको बता दो कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थायमीन से जुड़ेगा और कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेगा। वैसे 8 नंबर की हम लोग बात करते हैं, देखो ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ता है और कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो जाती है आपके डीएनए की स्ट्रक्चर के। सर हम लोग डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, द्विकुंडलित डीएनए की स्ट्रक्चर पूछ ले तो ऐसे बनाकर आनी है, और द्विकुंडलित डीएनए के मॉडल की जो विशेषताएं पूछ ले तो आप लोग क्या कहोगे कि डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जिनकी ध्रुवणता अलग अलग होती है। एक की 5 डेज से 3 डेज होती है, जबकि दूसरे की 3 डेज से 5 डेज होती है। फिर हम लोग बोलेंगे कि जो ये होता है ना आपका डीएनए होता है, इसका आधार भाग जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, या फिर बाहर वाला भाग कौन बनाएगा, फॉस्फेट ग्रुप बनाएगा। जबकि इसके अंदर कौन, जो आपके नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो कहां पे होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, इनर साइड में पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इस मॉडल के डीएनए का कुंडलन कैसा होता है, दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज होता है, जिस तरीके से आपकी घड़ी घूमती है। ठीक है ना, कलो का जो सुया घूमता है उसी तरीके से क्या घुमा हुआ होता है, आपका डीएनए से घुमा हुआ होता है। फिर हम लोग देखते हैं 4 नंबर पॉइंट देखते हैं, इस मॉडल में एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, एक कुंडलन की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं एक कुंडलन में
कितने क्षारक युग्म पाए जाते हैं, तो मैंने बताया एक कुंडलन में 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे सीधे खड़े क्षारक युग्म है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, देखो गिन सकते हो आप यहाँ पर। फिर हम लोगों ने बात की 6 नंबर पॉइंट कि दो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, तो भाई 10 होती है टोटल। तो 10 में 34 में कितने का भाग दे, तो 10 का भाग दे, तो 10 का भाग दिया तो कितनी आई 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपका एडेनिन होता है वो हमेशा थायमिन से जुड़ता है और कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। फिर हम लोगों ने देखा जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है और कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। ये हो गया आज का टॉपिक, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कोई भी पार्ट अच्छा हुआ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। थैंक यू। बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है ना यहाँ पे, तो पीछे के वीडियो देख सकता है कि पीछे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है पूरा का पूरा चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।